Starting with the chapter called mutual fund, let us see that say what do we understand with the term mutual fund, and over here what we are going to understand in terms of the mutual fund. Uh, we have a kind of practical situation like this. On one hand, say there are a number of investors that we have, and on the other hand, say there are number of investment opportunities that we have. From investor point of view, we understand the investor has broadly two investment opportunities. We understand that so the investor has an investment opportunity that is considered to be the risk free, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, and another is the investment opportunity wherein there is an element of the risk. ऐसा करके दो टाइप का रिस्क का दैट इज द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है. रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का बहुत सारा एग्जांपल्स है, जैसे कि वी अंडरस्टैंड दैट से यू मेक इन्वेस्टमेंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट, you make investment in post office, you make investment in let us say any central government security, state government security and so on. ये सारा जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है फ्रेंड्स, इन दैट वी अंडरस्टैंड दैट से कोई भी रिस्क नहीं है. उन्होंने जितना आपको उन्होंने जितना आपको से रिटर्न कमिट किया है उतना रिटर्न ही आपको वो लोग देते हैं. Whether it is a situation of COVID or the dollar currency rate is very high, पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है, आप कुछ भी लाइक एडवर्स सोचो, in all the cases these investment opportunities are not going to default. They are always going to give the return to you, say exactly the way say you are expecting, in a way that say जितना उन्होंने कमिट किया उतना वो लोग आपको रिटर्न देते हैं. However, practically, friends, these investment opportunities are giving very, 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 very less return. Theoretically, ऐसा कहा जाता है that say these returns are going to compensate the inflation, but practically, friends, honestly, these investment opportunities are not going to even to compensate the inflation. That is what the practical difficulty that we have. उसके सामने जो दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसमें रिस्क होता है. इन दैट्स अगेन वी हैव द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसपे रिस्क है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं एक तो आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, और वी अंडरस्टैंड दैट से यू मेक इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, आपने कोई मकान खरीदा, लैंड खरीदा, ऐसा जो भी. उसके अलावा यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन लेट अस से स्टॉक मार्केट. Now we understand that say right now we are focusing on the investment opportunity की जिसमें risk element है with respect to the stock market. तो अगर हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी देखेंगे तो ढेर सारा कंपनीज होता है कि जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. यानी कि एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू चूज दैट वेयर टू इन्वेस्ट. पर उसके लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू डू अ काइंड ऑफ सेक्टर एनालिसिस. You are required to see that say what is the government of India policy. You are required to see that say what is the kind of the trend in the market, which company is likely to, that is which sector is likely to grow, कौन से सेक्टर को टैक्सेस ज़्यादा दिया जाता है, कौन से टैक्सेस को इंसेंटिव ज़्यादा दिया जाता है, उन सब का आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करना है और उसके बाद से यू मेक द इन्वेस्टमेंट. तो सेक्टर वाइज एनालिसिस करना होता है, उसके बाद कंपनी वाइज एनालिसिस करना होता है कि सपोज कि आपको ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर ग्रो करेगा, तो आईटी सेक्टर में भी बहुत सारा कंपनीज होता है, उसका आपको एक रिसर्च करना होता है. दैट से कौन से प्रमोटर्स अच्छे हैं, कौन से प्रमोटर्स प्रोमिनेंट है, कौन से प्रमोटर्स एग्रेसिव है, कौन से प्रमोटर्स का स्ट्रैटेजीज अच्छा है, विथ लो रिस्क हाउ फार दे आर एबल टू गेट द दैट इज जनरेट द रिटर्न. फिर देर इज अ करेक्ट टाइम एट विच यू हैव टू एंटर, there is a correct time at which you have to exit and you have to remain on hold, then again you have to enter. ये सब करने के बाद आपको रिटर्न मिलता है. तो इसके लिए हमको बेसिकली दो चीज चाहिए. एक तो हमारे पास नॉलेज चाहिए,
ये सब चीज समझने के लिए वी अंडरस्टैंड दैट से देयर आर नंबर ऑफ रेशियोज, ट्रेनर्स रेशियो बोला जाता है, शार्प रेशियो बोला जाता है, कैपिटल सेट प्राइसिंग मॉडल है, मार्कोविस मॉडल है, देयर आर नंबर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थियोरीज विच आर देयर, जो हमको ये समझाता है दैट्स हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। और उसके बाद से यू शुड बी हैविंग टाइम फॉर से एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। Investors are lacking sometimes say with one or both in a way that say आपके पास कई बार समय होता है पर स्किल नहीं होता है, स्किल होता है पर समय नहीं होता है। That is the reason से the concept of the mutual fund comes। म्यूचुअल फंड क्या करता है फ्रेंड्स? म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं करता है। म्यूचुअल फंड ऑन वन हैंड से दे कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम यू एंड ऑन द अदर हैंड से दे मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम यू। एक ओर से आपसे पैसा लेता है और दूसरी ओर पे आपसे जो पैसा लिया उसका वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट इज द वे द म्यूचुअल फंड वर्क्स, दैट्स इट। तो बेसिकली क्या होता है, दैट्स द म्यूचुअल फंड इज एबल टू जनरेट द रिटर्न आउट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ म्यूचुअल फंड। एज फार एज अ म्यूचुअल फंड इज कंसर्न, the mutual fund is formed in form of a trust। हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ में। ये चैप्टर में हम लोग ऐसा पढ़ने वाले हैं दैट जब भी आप म्यूचुअल फंड में फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करते हो, एट दैट टाइम यू आर अलॉटेड विद यूनिट्स। जैसे कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास रिलायंस कंपनी के 5 इक्विटी शेयर्स है, 5 भी नहीं है मेरे पास, तो पर सपोज कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास रिलायंस कंपनी के 5 इक्विटी शेयर्स है, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड एट से सर क्या बात कर रहे हैं। रिलायंस नाम का एक कंपनी है विच इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, वो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किया होगा, सर ने सब्सक्राइब किया होगा अपने सेविंग से, एंड विद दैट से वी अंडरस्टैंड दैट से मेरे पास 5 इक्विटी शेयर्स है। Similarly, when you make investment in a mutual fund, at that time, say you are allotted with the units, आपको वहां पे यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। दूसरा, that is what we are going to learn, we are going to learn valuation of the units। Valuation of the units are going to be made by a method which they have provided over here called net asset value। So we are going to learn, the first thing is calculation of the net asset value, that is net asset value of the mutual fund। That is what's the first thing that we are going to learn। Second thing that we are going to learn is that इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा दिया जाता है that the investor is making investment in dividend reinvestment plan। फिर हमको ऐसा दिया जाता है दैट्स द इन्वेस्टर इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन बोनस प्लान, इन्वेस्टर इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ प्लान, ऐसा दिया जाता है। तो अगर हमको ऐसा कुछ दे रखा है ना, देन इन दैट केस ऐसे इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स होते हैं ना उसमें इन्वेस्टर का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। In a way that say we are going to understand from the investor point of view, that say how to make the calculation of the return when investment is made in these kind of the investment opportunities। उसके अलावा we are going to learn a few miscellaneous questions। इसके अलावा कुछ बहुत छोटे छोटे कुछ questions हम लोग learn करने वाले हैं जिसपे we are going to understand that say the combination of the NAV, that is net asset value, क्योंकि NAV का जो कैलकुलेशन होगा ना फ्रेंड्स वो म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये जो कैलकुलेशन होगा वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन वाले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिस इज व्हाट से वी हैव। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड से फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू what are the advantages if at all the investment is made say through mutual fund। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फायदे वो समझते।
इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला फायदा ये है that say you get the advantage of diversification which otherwise may not be possible for you. सबसे पहला फायदा ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज आई हैव एन अमाउंट ऑफ, है नहीं मेरे पास, पर सपोज आई हैव एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs. Then instead of making investment in one security, I think that say let me spread my investment over like number of securities. तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 10 लाख रुपए है ना, आई स्प्रेड दैट ओवर लेट अस से 50 सिक्योरिटीज। मैं 50 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड दीज 50 सिक्योरिटीज आर ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कि वी अंडरस्टैंड दैट से आई मेक इन्वेस्टमेंट इन FMCG, I make investment in banking sector, pharma sector, PSU, like that say I make spread my investment over number of sectors. 10 लाख रुपए है, 50 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सपोज कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है, इनफैक्ट मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है एंड आई वॉन्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट, आई वॉन्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट से of this 10,000 over 50 securities. तो प्रैक्टिकली क्या होता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है डेट से व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड तो ही आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल सकता है। ये छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं ना, देन इन दैट केस आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता नहीं है। व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड का करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो जिस हिसाब से बहुत सारी सिक्योरिटीज में, लेट अस से दैट इट इज स्प्रेड ओवर 1000 सिक्योरिटीज, तो आपका ये जो 10,000 रुपए ना वो 1,000 सिक्योरिटीज में प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो वी अंडरस्टैंड दैट से यू गेट द एडवांटेज ऑफ से द डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। Second advantage from the investor point of view is that when investment is made through mutual fund, then in that case so the investor gets advantage of liquidity. इन्वेस्टर को लिक्विडिटी का फायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी का। सर लिक्विडिटी का फायदा कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम. One is given a name as open-ended scheme and another is given a name as close-ended scheme. ऐसा करके दो टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये है कि जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करता है तब यूनिट्स अलॉट करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर क्या बोलेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कि जब भी आपको अपना यूनिट्स रिडीम करना है, जब भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करना है, तो आपको मार्केट में किसी को खोजने का जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फाइंड एनीबडी इन द मार्केट, यू कैन कम डायरेक्टली टू मी एंड आई विल रिडीम द इन्वेस्टमेंट, ऐसा वो लोग बोलते हैं। यानी कि आपको मार्केट में कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है। सो इन केस ऑफ द ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, व्हाट विल हैपन in this case, so the investor will be able to say sell the investment directly to the mutual fund. बेसिकली स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें अगर आपने ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, देन इन दैट केस से आपको लिक्विडिटी का सपोर्ट मिल जाता है। यू डोंट हैव एनी मॉडरेशन एंड यू विल बी एबल टू इजीली से गेट द, वी अंडरस्टैंड दैट से द सेल ऑफ द सिक्योरिटी। देखो प्राइस आपको अपना मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी बात है, पर आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं रहेगा, मार्केटेबिलिटी का इशू नहीं रहेगा। पर अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेचना है बट नोबडी इज देयर टू बाय द इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट्स द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट यू हैव। पर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसा नहीं होता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज लॉक्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि आपका पैसा फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए ब्लॉक हो गया या 5 साल के लिए ब्लॉक हो गया,
तो म्यूचुअल फंड आपको ऐसा बोलता है कि आपका पैसा 5 साल के लिए हम लोग ब्लॉक रखते हैं, 3 साल के लिए हम लोग ब्लॉक रखते हैं, आपसे पैसा लिया और वो हम लोग मार्केट में लगाएंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचना है, सो इन केस ऑफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम आपका इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए ब्लॉक रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचना है, then in that case say you are required to sell the investment in the secondary market। तो दूसरा आपको फायदा मिलता है लिक्विडिटी का। थर्ड, the advantage that you get is of the professional management। सपोज की मेरे पास 1 लाख रुपए है एंड आई वॉन्ट टू गेट लेट अस से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, मेरे को पीएमएस चाहिए और मैंने लाइक अप्रोच किया टू वन ऑफ द एक्सपर्ट टू मैनेज माई पोर्टफोलियो ऑफ 1 लाख। तभी वो पोर्टफोलियो मैनेजर ने ऐसा बोला दैट से वी चार्ज एन अमाउंट ऑफ ₹60,000 or 5%, whichever is higher। This is what's the charges that we have। Now अगर मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो है, इतना मैं चार्जेस दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? In a way that say individually small investors for like me, I may not be having the advantage of the professional management। However, if at all I make investment say through mutual fund, तो मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स है, उन सबका इन्वेस्टमेंट्स मिलके से दे हैड द म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, दैट इज एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैंडलिंग द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। और जो एएमसी होता है से वो लाइक एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करता है हु विल डू से द ऑल दिस टास्क। एएमसी का जो मैनेजर होता है ही टेक्स अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड दैट से कौन सा सिक्योरिटी बाय करना चाहिए, कौन सा सिक्योरिटी सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो उसके एक्सपर्टीज का फायदा हम सबको मिलता है। नेक्स्ट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द एडवांटेज दैट वी हैव इज द ट्रांसपेरेंसी। whenever I make investment through mutual fund, at that time the investment is absolutely transparent। मुझे पता ही है दैट से मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट कौन से सेगमेंट में है। We understand that say we have certain types of the investments that is considered to be the large cap funds, mid cap funds, small cap funds, these kind of the different investments that we have। large cap funds का basically meaning ऐसा होता है that is the first 100 companies in the stock market। mid cap का मतलब है medium capitalization, it is 150 companies। और उसके बाद वाला जो कंपनीज है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द स्मॉल कैप कंपनीज। तो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिड कैप में करेंगे, स्मॉल कैप में करेंगे। क्या कोई वो स्पेसिफिक सेक्टर में करने वाले हैं? क्या वो लोग निफ्टी में करने वाले हैं? क्या वो लोग सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? वो किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? या तो उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। इन सबका क्लैरिफिकेशन वो लोग पहले दिन दे देते हैं इन अ वे दैट से द थिंग्स आर क्लियर व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट। आपको अपना रिस्क बेरिंग कैपेसिटी वो असेस करना है और उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन एडिशन टू दैट से थ्रू लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया you will be able to have so the access on the real time basis। you can come to know that say how your investment is performing। उसके अलावा say in the newspaper also we get an idea that say what is the like the performance of my mutual fund। so over here say there is a great transparency of the investments। so this is what's the advantage that you have that say your investment will be absolutely transparent। that is what we understand। एंड ऑन रियल टाइम बेसिस आपको पता चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट्स कैसे परफॉर्म करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन और नोट हेडिंग राइट डाउन।
म्यूचुअल फंड, उस पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड इज formed in form of a trust, full stop. It is collecting funds from investors, comma, it would be distributed to, sorry, it would be invested in different securities. Mutual fund will allot units to investor for investment, ब्रैकेट में लिखो, units are allotted up to 5 decimal points. Third, units allotted to investor are valued on net asset basis. We are going to understand calculation of net asset value on per unit basis. उसका फॉर्मूला लिखो, net assets divided by units. Net assets are calculated as total assets minus total liabilities. Fourth point, we are going to understand calculation of return
from an investor point of view. Full stop. उसी में लिखो आगे. We may be provided that investment is made in A, write down, dividend reinvestment plan, B, write down, bonus plan, C, growth plan. Heading, write down, advantages from investor point of view. For investing through mutual fund. उस पे लिखो फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन, उस पे लिखो फॉर एन इन्वेस्टर with small amount diversification may not be possible by making direct investment. Second, liquidity. Investing in open-ended mutual fund scheme will give an assurance of liquidity. Mutual fund will purchase units at current NAV from the investor. Third, professional management
again a small investor will not be able to invest through portfolio manager because it would be very expensive. Investing through mutual fund will have advantage of shared cost. Fourth, transparency. उस पे लिखो mutual fund schemes will have a clear bifurcation of investment in large cap, comma, mid cap, comma, small cap, comma, sector wise or index wise. Full stop. Investing through mutual fund will have will give real time information about performance of portfolio and its valuation, comma, return. Let us see the next question. A mutual fund's balance sheet is as follows. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी शेयर्स में जिसका वैल्यू है 900 रुपीज. उन्होंने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया जिसका वैल्यू है 350 रुपये. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स उसका वैल्यू है 145 रुपये. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, इन सबको हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. अदर करंट असेट्स से 105 रुपये. तो दीज आर अवर असेट्स. जो यूनिट्स इशू किया वो 50 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 10. तो 500 का यूनिट कैपिटल है. रिजर्व्स एंड सरप्लस है 850 रुपये. रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं
उसमें से अगर हमको डिविडेंड का इनकम मिला, इंटरेस्ट इनकम मिला, तो वो यहाँ पे रिजर्व्स में ऐड होगा। कम प्राइस में हमने सिक्योरिटी खरीदा था जिसको हमने ज़्यादा प्राइस पे बेचा, उसका जो मुनाफा है वो इसमें क्रेडिट किया जाता है। अदर करंट लायबिलिटीज आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है, व्हाट इज द करंट नेट एसेट वैल्यू ऑन पर यूनिट बेसिस, और फिर सेकेंड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करंट नेट एसेट वैल्यू का कैलकुलेशन बहुत आसान है। इट इज द टोटल एसेट्स, वी अंडरस्टैंड दैट द टोटल एसेट्स इज लाइक 1500 माइनस करंट लायबिलिटीज दैट इज 150, तो नेट एसेट्स हो जाएगा दैट इज 1350 डिवाइडेड बाय वी अंडरस्टैंड दैट से 5050 यूनिट्स, ऐसा करके 27 रुपीज इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द करंट नेट एसेट वैल्यू ऑन पर यूनिट बेसिस। चलो, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर। कैलकुलेशन ऑफ current NAV per unit. I request you to write down answer along with me. It is net assets divided by number of units. So it is total assets minus total liabilities divided by the number of units. टोटल असेट्स है हमारे एग्जाम्पल में 1500 रुपए, टोटल लायबिलिटी से 150 डिवाइडेड बाय 50 यूनिट्स। So 1350 upon 50, that comes to 27 rupees per unit. फ्रेंड्स, इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज लाइक कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 1350 डिवाइड बाय 50 ऐसा भी कर सकते हैं। I request you to do second part of the question and put your answer in the chat box. If the value of the equity investment moves up to rupees 1200 and that of the debenture moves down to rupees 300, what is the new NAV on per unit of the fund? That is a question. I request you to write answer for the second question in the chat box. तो हम लोग कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हैं, it is again total assets minus total liabilities divided by number of units. टोटल लायबिलिटी सिर्फ बाहर वालों का लिया जाएगा। ऐसा दे रखा है कि इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 1200 हो गया, सो दिस इज 1200, डिबेंचर्स का वैल्यू 300 हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को एज इट इज ही रखेंगे, अदर करंट एसेट्स को भी एज इट इज ही रखेंगे, टोटल लायबिलिटीज में 150 का करंट लायबिलिटी है डिवाइडेड बाय 5050। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स का अपवर्ड वैल्यूएशन है या डिबेंचर्स का डाउनवर्ड वैल्यूएशन है, ये सब इमीडिएटली हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस को रिजर्व्स एंड सरप्लस में एडजस्ट किया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर से इमीडिएटली एडजस्टेड, सो दैट कम्स टू 1600 divided by 5050, that comes to 32 rupees per unit. This is what we understand is the net asset value on per unit basis for the second part of the question.